हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, एंड दिस इज ऑन पॉपुलर डिमांड। तो यहाँ पर प्लानिंग इन इंडिया हम लोग पढ़ने वाले। तो 5 ईयर प्लान्स मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो प्लानिंग हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पर ना लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हैं। वो लॉन्ग टर्म प्लान्स हम क्यों बना रहे हैं कि जैसे अलग अलग गवर्नमेंट्स आती हैं, अब अलग अलग गवर्नमेंट्स के कुछ मैनिफेस्टोज होते हैं। ऑल्सो जैसे इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमने देखा था कि बंगाल फेमाइंस और इस तरह की चीजें हुई थी, और इंडिया की जितनी भी इकोनॉमिक वेल्थ थी वो खत्म हो चुकी थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ना बहुत ही खराब सिचुएशन में थे। तो हमारी जो देन गवर्नमेंट थी उनके लिए बहुत जरूरी था कि वो कंट्री को रिवाइव करें, है ना। तो यहाँ पर इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम प्लानिंग के हिसाब से, जैसे एक गोल होता है ना, हमने एक गोल डिसाइड किया और फिर हमने उस गोल को अचीव करने के लिए अपने प्लानिंग बनाई। अब ये जो प्लान्स होते हैं ये भी अकॉर्डिंगली ही आपके जाएंगे। तो इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है बिफोर इंडिपेंडेंस, देन आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उसके बाद में आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स, जो कि हमारा एलपीजी आ जाता है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें तो द विश्वेरिया प्लान, जो कि हमारा एम विश्वेरिया प्रपोज कर चुके थे, फर्स्ट ब्लूप्रिंट था ये इंडियन प्लानिंग का। ये प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया उनकी बुक थी जो कि पब्लिश हुई थी 1934 में, और इन्होंने कुछ ब्रॉड कॉन्टूर्स दिए थे ऑफ हिज प्लान प्रपोजल। तो यहाँ पर इनका आइडिया क्या था स्टेट प्लानिंग का, कि भाई देखो हमें क्या करना है, डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म की तरफ जाना है, जैसा कि यूएसए में है, ठीक है। जिसमें एम्फेसाइज हम किस पर करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर करेंगे। तो अभी जो हमारी लेबर है वो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज में काम करती आ रही थी, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेकर आएंगे और अपनी नेशनल इनकम को हमें ट्वाइस करना है जो करेंटली है। और उस टाइम पर नेशनल इनकम आपको भी पता है कि कितनी खराब हो चुकी थी। फिर आता है फिक्की का प्रपोजल। तो 1934 में जो नीड थी नेशनल प्लानिंग की वो रिकमेंड की गई बाय फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, जो कि लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन कैपिटलिस्ट की। तो यहाँ पर एक हाई पार्ट नेशनल प्लानिंग कमीशन बिठाया गया, जिन्होंने बोला कि भाई एक पूरा पूरा प्रोसेस डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से हमारी प्लानिंग होगी और कंट्री जो है वो एक स्ट्रक्चरल ब्रेक ले पाएगी। फिर आती है नेशनल प्लानिंग कमेटी। तो ये एक फर्स्ट अटेम्प्ट था जहां पर हमने डिसाइड किया कि किस तरीके से एक नेशनल प्लान बनाएंगे फॉर इंडिया, कि जो यहाँ पर हमारे पास में ध्यान में हम किस चीजों को रखेंगे यहाँ पर, कि किस तरह से इंडियन इकोनॉमी ग्रो करे, ठीक है। तो ये आपका 1938 में आया। इस टाइम पर ही सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो हमारे कांग्रेस की कमेटी के ना प्रेसिडेंट बने थे, यहीं से फ्यूड शुरू हुए थे। तो ये नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है यहाँ पर उस टाइम पर हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस थे। तो इन्होंने ये नेशनल प्लानिंग कमेटी जवाहरलाल नेहरू को इसका प्रेसिडेंट बनाकर शुरू की थी। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, ओके। अभी अपने पॉलिटिकल चीजों को लेकर मत चलना, थोड़ा हिस्ट्री के फैक्ट्स के साथ चलना। तो हाउएवर द रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटी कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम 1948 से 49 कुछ पेपर्स यहाँ पर आए थे, रिपोर्ट नहीं आ पाई थी। ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस कि सुभाष चंद्र बोस इसे छोड़कर चले गए थे, कांग्रेस उन्हें लगा नहीं कि यहाँ से कुछ हो पाएगा, तो उन्होंने इसे छोड़ दिया था। अब बात करते हैं बॉम्बे प्लान की। तो इसे प्रेजेंट किया गया था 8 लीडिंग इंस्टीट्यूशंस थे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसमें कि हमारे जेआरडी टाटा, जीडी बिरला और अदर्स आते हैं। तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई हमें यहाँ पर अचीव करनी है एक बैलेंस्ड इकोनॉमी, और हमें रेस करने थे स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ द मासेस ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये रैपिडली यहाँ पर हमें करना था। अब कैसे कर सकते हैं, डबल करनी थी पर कैपिटा इनकम। वो कैसे होगी, इसको हमें यहाँ पर ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू ही करनी थी। तो 15 साल का टाइम हमने यहाँ डिसाइड किया था। नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज की। तो उस टाइम पर हमें इसको चेंज करना था। पहले कितना था, 53, 17 एंड 22%, जिसको हमें 53 से 40% पर डाउन लेकर आना था एग्री को। अगर बात करें इंडस्ट्रीज की तो उसको बढ़ाना था 35, और सर्विस सेक्टर को हमें 20% पर लेकर आना था। गांधीयन प्लान, तब इंफ्रास्ट्रक्चर में आईटी नहीं होता था। कभी आप सोचो कि ये कैसा डिसीजन था, याद रखना, ठीक है। गांधीयन प्लान, तो ये श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने दिया था। तो ऑफ कोर्स गांधीयन ना एक फिलोसफी, एक आइडियोलॉजी बन चुकी थी। तो ऐसा नहीं कि गांधीयन प्लान था तो गांधी जी ने दिया था। इन्होंने बोला डिसेंट्रलाइजेशन करो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करो, और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं इनके ऊपर भी एम्फेसाइज किया।
अब यहाँ पर सर्वोदय प्लान आया, जिसको ड्राफ्ट किया था जेपी नारायण जी ने। ये भी एक तरह के रिवॉल्यूशनरी ही थे, पहले ये यहाँ पर गांधी जी से बहुत ज्यादा बेसिकली प्रभावित थे। तो प्लान जो है ये इंस्पायर किया गया था बाय गांधीयन प्लान एंड सर्वोदय आइडिया ऑफ विनोबा भावे। तो यहाँ पर हमारा जो प्लान है इसने एम्फेसाइज किया एग्रीकल्चर एंड स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज पर। यहाँ पर इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि हमें ना फॉरेन टेक्नोलॉजी से फ्रीडम चाहिए और हम लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए एंड डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। फिर आया पीपल्स प्लान, जिसको एम.एन. रॉय ने दिया था। तो यहाँ पर ये प्रोवाइड करे थे फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द इमीडिएट बेसिक नीड्स ऑफ द इंडियन पीपल विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years। तो प्लान प्रिस्क्राइब हो रहा है इंक्रीज प्रोडक्शन इन एवरी स्फीयर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनका मेन एम्फेसिस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में था, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब बैठता है हमारा प्लानिंग कमीशन। तो इमीडिएटली जैसे ही इंडिपेंडेंस आई, इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी यहाँ पर फॉर्म किया गया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी विद नेहरू एज इट्स चेयरमैन। अब ये सारी चीजें तुरंत उनके दिमाग में आई नहीं होंगी, ओवर द टाइम ये सारी चीजें प्लान कर ली गई थी कि एक बार इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले तो फिर हम देखते हैं कि कैसे इंडिया ग्रो नहीं करेगा। तो कमिटी ने यहाँ पर एक बैलेंस बनाने की बात की प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के बीच में और अर्बन एंड रूरल इकोनॉमीज के बीच में। तो 1948 में ये जो कमेटी थी इन्होंने रिकमेंड किया कि हमने एक प्लानिंग कमीशन बैठा देते हैं। अब मार्च 1950 में क्या हुआ, डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स जो थे गवर्नमेंट के कि भाई हमें यहाँ पर एक रैपिड राइज लेकर आना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। जो लोग यहाँ पर एक इतनी खराब जिंदगी जी रहे हैं कि खाना भी ठीक से उन्हें नहीं मिल रहा, पहले तो इनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं लिविंग के इन्हें इम्प्रूव करना है। तो वो कैसे हो सकता है, हमें पता है इंडिया में भरकर रिसोर्सेज हैं, इसी चक्कर में हमारे पास ब्रिटिशर्स आए थे। तो इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है एफिशिएंट वे में। एक्सप्लॉइट करने का मतलब यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन एज अ लिटरल टर्म नहीं है, एक्सप्लॉइटेशन एज इन यहाँ पर हमें इस पर रिसर्च कर इन्हें यूज करना है और इंक्रीज करना है प्रोडक्शन और ऑफर करनी है अपॉर्चुनिटीज टू ऑल फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और अपॉर्चुनिटीज देंगे कि भाई यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हो इन द सर्विस ऑफ द कम्युनिटी। तो प्लानिंग कमीशन यहाँ पर सेटअप किया गया था बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एन एडवाइजरी एंड स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन। याद रखना प्लानिंग कमीशन जो है वो एक एडवाइजरी बॉडी थी। एडवाइजरी बॉडी का मतलब होता है हम यहाँ एडवाइस दे रहे हैं, फॉलो करना नहीं करना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है। यहाँ पर कोई भी आप लीगल केस नहीं डाल सकते उनके ऊपर कि ये इन्होंने फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई जितने भी रिसोर्सेज है कंट्री के इनको अच्छे से असेस करो, यहाँ पर देखो कि हमारे पास क्या क्या डेफिशिएंसी है रिसोर्सेज में, प्लान्स बनाओ मोस्ट इफेक्टिव और बैलेंस यूटिलाइजेशन हम किस तरह से अपने रिसोर्सेज का कर सकते हैं और अपनी प्रायोरिटीज को डिटरमिन कर सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो फर्स्ट चेयरमैन बने हमारे प्लानिंग कमीशन के। अब प्लानिंग कमीशन जो है इसको सेटअप किया गया था बाय रेजोल्यूशन जो कि पास हुआ मार्च 1950 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां इन्होंने कुछ अपने ऑब्जेक्टिव जो हैं वो लेकर आए थे, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। ये वाला पार्ट ना रिपीट हो गया है तो इसको मैं लिख देती हूँ, रिपीटेड है। हाँ, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने देखा प्लानिंग कमीशन जो है वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसी कोई भी लीगल बैकिंग इसको नहीं मिल रही, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग इसे नहीं मिल रही और यहाँ पर ये 5 ईयर प्लान अपने बनाएंगे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। याद रखना सोशल डेवलपमेंट भी करनी है लोगों की और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है। तो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते थे प्लानिंग कमीशन के और ये हमारा अंडर द गाइडेंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल काम करता था। अब डिप्टी चेयरमैन और फुल टाइम मेंबर्स जो है कमीशन के ये एक कॉम्पोजिट बॉडी बनाते, एडवाइस देते, गाइडेंस देते टू द सब्जेक्ट। डिवीजन ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ 5 ईयर प्लान्स हुआ, एनुअल प्लान्स हुआ, स्टेट प्लान्स हुआ, मॉनेटरी प्लान हुआ, प्रोग्राम्स एंड यहाँ पर आपकी स्कीम्स वगैरह की बात हुई, ठीक है। तो डिप्टी चेयरमैन हुए, फुल टाइम मेंबर्स आए और यहाँ पर ये सारी चीजों को क्या कर रहे थे, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे थे सब्जेक्ट डिवीजन में कि भाई किस तरीके से 5 ईयर प्लान्स बनाने हैं, एनुअल प्लान्स बनाने हैं, स्टेट वाइज प्लान्स बनाने हैं, मॉनिटर करना है कि जो प्लान हमने बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स कैसा काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स हमें यहाँ पर डेवलप करनी है। अब एक नई बॉडी के बारे में बात करते हैं,
मतलब अब तो पुरानी हो चुकी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ना तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। तो ये यूनियन कैबिनेट ने सेटअप किया एनडीसी को 1952 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू। तो मेनली किससे कंसर्न थी ये? अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान्स, कि भाई जो हमारे 5 ईयर प्लान से प्लानिंग कमीशन प्रोवाइड कर रहा है, इसको अप्रूव करेगा एनडीसी। तो यहाँ पर हम लेयर वाइज चीजें लेकर चल रहे हैं कि कोई गलती ना हो। तो हेड किया इसको प्राइम मिनिस्टर ने, और यहाँ पर आपके सीएम अपने जो हैं, ठीक है, सेंट्रल मिनिस्टर्स अगर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, यूटीज के मेंबर्स हो गए प्लानिंग के, तो सबको साथ लेकर कि भाई आप लोग भी देख लो, आपको क्या चेंजेस लगते हैं वो भी बता दो। सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो ये एक्ट करता है एज द सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल। तो एनडीसी जो है वो एसेंशियली एक एडवाइजरी बॉडी थी। ओके, अब आ जाओ 5 ईयर प्लान्स पर, जिसका आप बहुत देर से इंतजार कर रहे होगे। तो 5 ईयर प्लान्स में हमारे पास में कुछ 5 ईयर प्लान्स थे, कुछ एनुअल प्लान्स थे, और कुछ यहाँ पर प्लानिंग हॉलीडे हुआ। तो अपन अभी देखते हुए चलेंगे कि क्या, क्यों, कैसे हुआ और क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ बोली गई। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले 5 ईयर प्लान में, जो कि 1951 से 1956 तक चला। तो यहाँ पर ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था। फोकस कर रहे थे एग्रीकल्चर पर, प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आनी थी, पावर और ट्रांसपोर्ट पर काम करना था। टारगेटेड ग्रोथ रेट उस टाइम के लिए 2.1% थी। एक्चुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर काफी अच्छी हुई 3.6। ये वो भारत है जिसके पास खाने के लिए खाना भी नहीं था, प्रॉपर यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, अंग्रेज सब लूट कर ले गए थे। तो उस तरह के भारत में जब ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को बिल्कुल ही नेकेड कर दिया था, फ्रॉम बीइंग कॉल्ड द गोल्डन बर्ड ऑफ इंडिया वर्ल्ड, यहाँ पर हमारा ये हाल हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइम पर 18% हमारी नेशनल इनकम और 11% हमारी पर कैपिटा इनकम जो थी वो बढ़ गई, और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो प्लान था ये हमारा सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब अगर मैं बात करूं कि हैरोल्ड डॉमर मॉडल जो है वो एग्जैक्टली क्या था, तो ये बोल रहे हैं कि भाई आपको ना ध्यान देना है कि इकोनॉमी की जो सेविंग रेट है और प्रोडक्टिविटी जो है कैपिटल की, उसके बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हैरोल्ड डॉमर मॉडल क्या बात करता है, बस इतना समझ लो एक लाइन में, कि इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ये फोकस कर रहे थे कि भाई फोकस करो रिलेशनशिप में कि इकोनॉमी में जो हमारी सेविंग्स हैं और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है हमारे कैपिटल की, उसका रेशियो क्या है। तो ये हमारा किससे रिलेटेड था, ये हमारा फर्स्ट ईयर प्लान में हमने देखा। ओके, चलो फिर आते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान में। तो ये हमारा यहाँ पर 1951 से 61 में आया। प्लान को हमने महालनोबिस प्लान भी बोला, जहां हमने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज पर फोकस किया, जैसे बीएचईएल है ना। तो अब इस तरह की यहाँ पर हमने इंडस्ट्रीज जो पीएसयूज थे वो खोलने शुरू किए। तो एक्चुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर 4.3% रही। एस्टैब्लिशमेंट हुई दुर्गापुर, भिलाई और रूरकेला स्टील प्लांट्स की। अब हम यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, वो भी हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज। जैसे जर्मनी में ना अभी फैक्ट्रीज में क्या बनता है, ज्यादातर हमें मशीनरीज मिलती हैं, तो वैसा ही इंडिया का था कि हम यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्रीज लाएंगे जो लॉन्ग टर्म तक चलेंगी। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे ह्यूज इंपोर्ट्स हो रहे थे थ्रू फॉरेन लोन्स, उनको भी एडवोकेट किया गया कि भाई ले लो लोन, अभी पैसे की जरूरत है और बाद में इसको रीपे कर पाएंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 जो है वो एक्सेप्ट की गई। टारगेटेड ग्रोथ रेट ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो तब हमारा 3.6 अचीव करा ना हमने यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने क्या बोला कि 4.5% रखेंगे, और रियल में कितना अचीव करा, रियल में करा 4.3%। ठीक है, तो 4.5 4.3, लेकिन मॉडरेटली सक्सेसफुल इसीलिए इसको बोल रहे हैं, प्राइस लेवल जो था वो 30% से बढ़ गया। फिर आया थर्ड 5 ईयर प्लान। अब थर्ड FYP में क्या बोला, ये आया ऑफ कोर्स 1961 से 66 में, जहां पर बात की गई कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाना है। इसको हमने गडगिल योजना भी बोला, और टारगेटेड ग्रोथ रेट हमारा 5.6% रहा। अब एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारी कितनी रही, ये रही हमारी 2.8%। ठीक है, अब ये प्लान जो था ये हमारा फेल हो गया। अब आप सोचेंगे फेल क्यों हुआ,
सबसे पहले 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ, 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ और 1966 में सीवियर ड्रॉट्स आ गई, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा ये जो प्लान था ये अनसक्सेसफुल रहा। अब गडगिल योजना में क्या बात हुई थी, तो यहाँ पर हमने बोला कि हम ना सेंट्रल असिस्टेंस देंगे हमारे स्टेट्स को अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर करेगी, ठीक है। तो ये हमारा किसके नाम के पीछे आया था, धनंजय रामचंद्र गडगिल, ठीक है, उनके नाम पर ये पूरा का पूरा प्लान था, जिसमें हमने बोला कि एक ऐसा हम प्लान बनाएंगे जिसमें सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स को, और इसे 1960 में हमने इसीलिए लेकर आए थे, ठीक है। चलो इसके बाद में हमारे पास में अब आ जाता है प्लान हॉलिडे। प्लान हॉलिडे क्यों आया, 3 एनुअल प्लान हमने यहाँ पर वर्क किए, ठीक है, 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69। इक्वल प्रायोरिटी हमने अपनी एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज को दी। एनुअल प्लान्स के टाइम पर हमारी जो इकोनॉमी थी, इन्होंने शॉक्स जनरेट करे जो भी यहाँ पर एब्जॉर्ब किए, जो थर्ड प्लान के टाइम हमें मिले थे। ये जो 3 शॉक्स हमें मिले हैं इन्हें हमने एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ना आपको ये परसेंटेजेस याद रखनी है टारगेटेड ग्रोथ की, फिर आपको यहाँ पर ये जो योजना और मॉडल्स हैं इन्हें याद रखना है। फिर यहाँ पर बात की गई हमसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन हमने कमेंस किया 1966 में कि हम अपने फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। अब ये कैसे बढ़ाएंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में किसको बोलते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन को बोलते हैं, ठीक है। तो एम.एस. स्वामीनाथन ने यहाँ पर हमें क्या बोला, इन्होंने बोला कि अब यहाँ पर इंडिया को खुद के लिए खाना जो बना रहे हैं उसमें सेल्फ यहाँ पर, ठीक है, सेल्फ कैपेबल बनना है, ना कि यहाँ पर हम दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहें, ठीक है। अच्छा अगर बात करें महालनोबिस प्लान की, तो ये आपका क्यों आया था, यहाँ पर हमने 2 सेक्टर्स लेकर चल रहे थे, याद है, याद रखना महालनोबिस प्लान में भी हम 2 सेक्टर्स लेकर चल रहे थे। तो ये 2 सेक्टर्स हमारे किस चीज से रिलेटेड थे, एक था कि भाई हमें कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लेकर आनी है, ठीक है, और यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाकर सेल्फ रिलायंट बनना है। दूसरा यहाँ पर हम क्या कह रहे थे, हम बोल रहे थे कि भाई देखो हमें यहाँ पर सेविंग्स और कंज्यूमर गुड्स के ऊपर फोकस करना होगा, तो खुद को सेल्फ रिलायंट बनाना है, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसिंग सेक्टर बनना है, एक कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी हमें बनना है। तो एक के सेक्टर था और एक सी सेक्टर था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, 4th 5 ईयर प्लान, ये वाला याद रहेगा, 1966 से 69 तक चला प्लान हॉलिडे। अब 69 से 74 यहाँ से ना ईयर्स पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई ये जो प्लान हॉलिडे थे ये आपके कब चले थे, तो आपको पता है 1966 में सीवियर ड्रॉट आए, इसके बाद से हमारे ये प्लान्स बनने शुरू हो गए थे। अब 4th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, यहाँ पर हमने ग्रोथ और स्टेबिलिटी की बात की कि भी जो ग्रोथ आ रही है वो प्राइस स्टेबिलिटी के साथ में आए। अब हमें एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी अचीव करनी है 2 ऑब्जेक्टिव्स लेकर अपने प्लान के। तो मेन फोकस हमने दिया कि जो एग्रीकल्चर है इसका ग्रोथ रेट क्या रहेगा, ताकि हम यहाँ पर अनेबल करें कि ये सेक्टर जो है यहाँ पर अदर सेक्टर्स भी हमारे आगे बढ़े। तो फर्स्ट 2 इयर्स जो थे उन्होंने रिकॉर्ड प्रोडक्शन यहाँ पर देखा 1969 और 70s में। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी यहाँ पर मेजर टारगेट रही। अगर टारगेटेड ग्रोथ रेट की बात करें तो हमने 0.1% से इसको 3rd 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग बढ़ा दिया था, ठीक है, तब हमारा ये 5.6% था। अब एक्चुअल ग्रोथ रेट कितनी हुई, 3.3%। क्यों फेल हो गए, फिर से इंडो पाक वॉर हो गया और यहाँ पर रिफ्यूजीज आने लग गए बांग्लादेश से। आपको पता है ईस्ट पाकिस्तान जो है वो खत्म होकर बांग्लादेश बन गया था। एंड पुअर मॉनसून भी देखने के लिए मिला। फिर आते हैं 5th 5 ईयर प्लान पर, 1974 से 78 प्रिपेयर और लॉन्च किया गया इसको डी धार जी के द्वारा। 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स रहे, पॉवर्टी का रिमूवल, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था उस टाइम पर, और अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। टारगेटेड ग्रोथ रेट हमारी 4.4% रही। प्लान हमने जो है टर्मिनेट कर दिया था 1978 में, तब जनता पार्टी गवर्नमेंट आ गई थी पार में। अब आपको पता है वो पूरा इमरजेंसी और ये सारी चीजें चल रही थी, तो जनता पार्टी जो है वो गवर्नमेंट आ गई थी उनकी, और यहाँ पर जो ग्रोथ रेट रही थी वो बहुत अच्छी रही थी, 4.8%।
देन आते हैं रोलिंग प्लान। तो यहाँ पर जब जनता गवर्नमेंट आती है तो इन्होंने बोला कि हम 1978 से 1983 तक एम्फेसाइज करेंगे एम्प्लॉयमेंट पर। अब नेहरू मॉडल जो था इसमें यहाँ पर इनको बेसिकली इनकी जो गवर्नमेंट थी इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि कंसेंट्रेशन हो रहा है पावर का, वाइडनिंग इनइक्वालिटी, और यहाँ पर पॉवर्टी जो है वो माउंटेन हो रही है। तो ये जो प्लान था ये 2 साल के लिए चला क्योंकि कांग्रेस जो है वापस पावर में आ गई। तो 1978 से 1980 रोलिंग प्लान, याद रखना, रोल कर रहे थे। कभी यहाँ पर हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट होती, कभी जनता पार्टी गवर्नमेंट हो जाती हमारी, ठीक है। फिर आया 6th 5 ईयर प्लान 1980 से 1985, ईयर्स एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। फोकस कर रहे थे ऑन इंक्रीज इन नेशनल इनकम, modernization of technology, ensuring continuous decrease in poverty and unemployment. Target growth rate इनका 5.2% रहा। अब नबार्ड एस्टैब्लिश हो गया 1982 में इस 5 ईयर प्लान के टाइम पर, और हमने जो ग्रोथ अचीव की वो 5.2 हमने प्लान की थी, टारगेट की थी 5.7 हमने अचीव की। फिर आते हैं 7th 5 ईयर प्लान पर 1985 से 90। तो हमने यहाँ पर एक्सेलरेटिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन को एम किया कि अब यहाँ पर फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है उसे बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, फोकस करेंगे फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी के ऊपर। टारगेट ग्रोथ रेट आपका अगेन 5% रहा। अब यहाँ पर जो पर कैपिटल इनकम थी वो हमारी बहुत अच्छे से बढ़ी, तो बाय 3.6% पर एनम हमारी पीसीआई बढ़ जाती है। फिर जवाहर रोजगार योजना, ये अभी तक चल रही थी, आई थिंक 2012-13 में भी चल रही थी। तो ये हमारी स्टार्ट हुई इस प्लान के टाइम पर। ग्रोथ हमने जो अचीव की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपना 6% की ग्रोथ जो है वो अचीव की, और ये प्लान हमारा सक्सेसफुल रहा। 5.2 से 5.7, 5% से 6%। अब आए एनुअल 5 ईयर प्लान। ये भी पूछ ले जाते हैं कि जो एनुअल 5 ईयर प्लान थे ये आपके कब आए। तो यहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखी गई, 2 प्लान्स जो है वो रोल आउट हुए, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आए, ठीक है। फिर आया 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 1997 के बीच में। अब यहाँ होती है थोड़ी सी परेशानी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसकी जो पोजीशन थी खराब होने लग गई। अब हमारे पास में बीओपी क्राइसिस आ गया। बीओपी की वीडियो मैंने पहले बना दी है इसीलिए ताकि आपको समझ आ जाए। अब बीओपी क्राइसिस में क्या हुआ, हमने आईएमएफ से लिया बहुत बड़ा लोन, ठीक है। हमारी जो डेट बर्डन था अब वो बढ़ गया, बजट डेफिसिट हमारी वाइडन हो गई, इंडस्ट्री में रिसेशन आना शुरू हो गया। जो हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी अब वो रिसेशन आने लग गया वहां पर। इन्फ्लेशन जो है वो हमारे लिए एक की इशू बन गया रिसेशन के साथ साथ। फिर हमें यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट करनी थी, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करनी थी, हाई ग्रोथ हमें एग्रीकल्चर और एलिड सेक्टर्स की चाहिए थी, ग्रोथ हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की चाहिए थी, साथ में यहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट लेकर आना था करेंट अकाउंट डेफिसिट में। तो टारगेटेड ग्रोथ रेट हमारी कितनी रही उस टाइम पर, 5.6% रही, ठीक है, याद रहेगा। अब एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर कितनी अचीव की हमने, 6.78% करी। प्राइम मिनिस्टर का जो यहाँ पर रोजगार योजना था वो लॉन्च किया गया। शेयर हुआ पब्लिक सेक्टर का इन टोटल इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारा डिक्लाइन हो गया अबाउट 34%। अब क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर भी आ गया ना, तो पब्लिक सेक्टर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो इसका शेयर हमारा कम हो गया। टारगेटेड ग्रोथ रेट से हमने डेफिनेटली बहुत अच्छा अचीव किया। क्यों किया, क्योंकि अब यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज भी आ गई थी, तो ऑफकोर्स वो प्रॉफिट्स के लिए काम करती है, तो हमारी ग्रोथ अच्छी दिखाई गई। 9th 5 ईयर प्लान, तो प्लान प्रिपेयर किया गया यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के थ्रू, यूएफजी। यहाँ पर तो बेसिकली आपके पास में जैसे एनडीए अलायंस होती है, इस तरह से अलायंस वाली गवर्नमेंट आई। फोकस किया इन्होंने, ग्रोथ करेंगे सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के साथ में, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट विथ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेल्फ रिलायंस, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजों पर हमने ध्यान दिया। टारगेटेड ग्रोथ रेट हमारी 6.5% थी, ठीक है। एनुअल ग्रोथ रेट हमारी केवल 5.4% हुई। प्लान अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि इकोनॉमिक रिसेशन था।
ठीक है। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007, इरेडिकेट की हमने पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ की हमने बात की। यहाँ पर हमने बेसिकली हमारा ये टारगेट रहा। 10th प्लान जो था इसमें हमने मॉनिटरेबल टारगेट्स रखे फॉर फ्यू की इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। डबल करने की बात हुई पीसीआई इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, और टारगेटेड ग्रोथ रेट हमने 8.1% रखी। अब इसी टाइम पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो थे वो स्टैब्लिश किए गए ताकि एजुकेशन हमारी गर्ल्स के लिए प्रमोट की जाए। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन जो था वो स्टार्ट किया गया अर्बन डेवलपमेंट के लिए। एनुअल ग्रोथ रेट उस टाइम की 7.76% थी। अगर जीडीपी जिस तरह से आज के टाइम के बेस ईयर से अगर इसे कंपेयर करोगे ना तो ये बहुत हाई जाएगा। नेक्स्ट फिर 11th 5 ईयर प्लान की बात होती है, तो 2007 से 2012 में 11th प्लान जो था अब वो हमारा फास्टर और ज्यादा इंक्लूसिव ग्रोथ दिखा रहा था। एम कर रहे थे हम पॉवर्टी इरेडिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट ऑफ द कंट्री। अब ये 2012 का समय आ गया है जहां पर हमें दिख रहा है कि पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। लिटरेसी रेट जो है वो हमें इंक्रीज करना था 85% तक। टारगेट ग्रोथ रेट हमने 9% रखा। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट रेट्स जो हैं ये हमारे इंक्रीज हुए। इंडस्ट्रियल सेक्टर ने हमारा यहाँ पर काफी अच्छा रिस्पॉन्ड किया जो कंपटीशन था। अच्छा, इसी टाइम पर ना ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया था और इंडिया इन अ वेरी फ्यू और जस्ट 1 or 2 कंट्रीज ऐसे थे जो कि इस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से इम्पैक्ट नहीं हुए थे, जिसमें इंडिया एक था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में बहुत अच्छा कंपटीशन था ग्लोबल इकोनॉमी में। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे अब वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तेंदुलकर फॉर्मूला आया कि भाई परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी, यहाँ पर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसमें कितने लोग हैं वो हम चेक करेंगे तेंदुलकर फॉर्मूले से। एनुअल ग्रोथ रेट हमारी 8% रही। समझ रहे हो, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर 8% की आपकी एनुअल ग्रोथ। फिर आता है 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 17 के बीच में। अब यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट आ गई थी, है ना, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट हट गई थी, तो फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही थी। तभी तभी हमारे यहाँ पर ये आपका एसडीजीज वगैरह भी आए हैं इसी बीच में। ठीक है, तो मेन फोकस एरिया क्या था? हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अगेन टारगेट ग्रोथ हमने 8% रखी। अब अटल पेंशन योजना, उजाला, इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ये सब हमने लॉन्च किए। फिर आती है बात मॉनिटरेबल टारगेट्स ऑफ द प्लान। तो 12th प्लान हमारा जो था वो लास्ट था प्लानिंग कमीशन के थ्रू। तो यहाँ पर 5 कोर इंडिकेटर्स हमने, ठीक है, 25 कोर इंडिकेटर्स थे जिन्हें हमने लिस्ट किया है टू रिफ्लेक्ट कि भाई रैपिड, सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ किस तरह से होगी हमारे 12th प्लान में। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा 8% रहा, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारा 4% रहा, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट हमारा 10% रहा। हर स्टेट के पास में जो एवरेज ग्रोथ रेट थी 12th 5 ईयर प्लान में वो प्रेफरेबली हायर थी देन द अचीव्ड इन 11th प्लान। पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, हेड काउंट रेशियो ऑफ कंजम्पशन पॉवर्टी जो है वो 10 परसेंटेज पॉइंट से हमारा रिड्यूस हुआ ओवर द प्रीसीडिंग एस्टिमेट्स। जनरेट किया हमने 50 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज इन द नॉन फार्म सेक्टर, और यहाँ पर हमने इसका सर्टिफिकेशन दिए टू इक्विवेलेंट नंबर्स ड्यूरिंग द 12th 5 ईयर प्लान। एजुकेशन में मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग जो थे वो हमने इंक्रीज किए टू 7 ईयर्स बाय द एंड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। हमने यहाँ पर हायर एजुकेशन जो है इसमें भी अपनी एक्सेस को एनहांस किया, तो 2 मिलियन एडिशनल सीट्स यहाँ हर एज कोहॉर्ट के लिए हमने क्रिएट की, जो कि स्किल्स जो हमें जरूरत थी इकोनॉमी के लिए उसके अकॉर्डिंग थी। इसके अलावा जो जेंडर और सोशल गैप था स्कूल्स के एनरोलमेंट्स में गर्ल्स और बॉयज के बीच में, SC ST मुस्लिम्स के और रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के बीच में, उसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, रिड्यूस करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू 25 और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट टू 1 per 1000 लाइव बर्थ। तो यहाँ पर इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ था।
और इम्प्रूव करना था इनको चाइल्ड सेक्स रेशियो जो कि 950 लेकर आना था बाय एंड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा रिप्लेसमेंट रेट पर लेकर आना था बाय एंड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। अंडर न्यूट्रिशन जो है अमंग चिल्ड्रन एजेड 0 से 3 इयर्स, ये यहाँ पर हाफ होना था ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 लेवल्स बाय द एंड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर इंक्लूडिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी टू 9% बाय एंड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया फ्रॉम 90 मिलियन हेक्टेयर्स से हमें यहाँ पर इसको 103 मिलियन हेक्टेयर्स पर लेकर आना था बाय एंड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोवाइड करनी थी टू ऑल विलेजेस एंड रिड्यूस करना था हमारा एटी एंड लॉसेस, तो ये यहाँ पर ना ट्रांसमिशन से रिलेटेड लॉसेस होते हैं, तो ये हमें कम करने थे 20% तक बाय एंड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। कनेक्ट करना था ऑल विलेजेस को विद ऑल वेदर रोड्स बाय एंड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। अपग्रेड करने थे नेशनल और स्टेट हाईवेज टू मिनिमम 2 लेन स्टैंडर्ड बाय एंड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। लैंड प्लान, ओके चलो प्लान होता है लैंड एरिया नेटवर्क, इसका इससे रिलेशन कुछ भी नहीं है। कंप्लीट करेंगे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स बाय एंड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। इंक्रीज करेंगे रूरल टेली डेंसिटी टू 70%, इंश्योर करेंगे 50% ऑफ रूरल पॉपुलेशन जिनको पास में 40 एलपीसीडी पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो, एंड 50% ग्राम पंचायत जो है वो निर्मल ग्राम स्टेटस यहाँ पर अचीव कर लें। फिर एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो ग्रीन कवर को इंक्रीज किया गया था बाय 1 मिलियन हेक्टेयर एवरी ईयर बाय ड्यूरिंग द 12th 5 ईयर प्लान। इसके बाद में 30,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को हम ऐड कर रहे थे, ठीक है, बाय 12th इन द 12th प्लान। फिर यहाँ पर रिड्यूस कर रहे थे एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी इन लाइन विद द टारगेट ऑफ 20% टू 25% रिडक्शन ओवर 2005 लेवल। सर्विस डिलीवरी एक्सेस यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज की हमें 90% इंडियन हाउस होल्ड तक पहुंचानी थी। मेजर सब्सिडीज और वेलफेयर रिलेटेड बेनिफिशियल पेमेंट्स जो थी उनको हमने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर में कर दिया था बाय द एंड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। तो ये हमारा जो डीबीटी होता है ना, इसको तब डीसीटी बोलते थे, और यहाँ पर इसको आधार प्लेटफॉर्म जो है उसके साथ में लिंक किया गया था हमारे बैंक अकाउंट्स को। आधार 2005 में आया था, ठीक है, ना तो 2012 में आया था ना 2017 में आया था। इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें, हाँ बिल वगैरह जो है इसका प्लान जो बिल पास हुआ था वो मनी बिल के फॉर्म में लेटर ऑन किया गया था, बट आधार पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुका था। नेक्स्ट यहाँ पर इकोनॉमिक प्लानिंग है सिंस 1991 जिसमें हम एलपीजी के बारे में पढ़ते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया ने यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो अपना देखा था रिलेटिंग टू इट्स एक्सटर्नल डेट। अब हमारा बीओपी क्राइसिस आ चुका था तो हमें जरूरी था कि हम यहाँ पर बाहर से थोड़ा लोन वोन लेकर अपने इस क्राइसिस से बाहर निकले। तो यहाँ पर ना क्या हुआ, आईएमएफ ने बोला कि मैं तुम्हें लोन तो दे दूंगा, तुम्हें बचना है ना, मैं बचा लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ कंडीशंस फॉलो करनी है। तो फिर पूछा गया कि भाई क्या कंडीशन फुलफिल करनी है। बोले देखो ये जो तुमने अपनी क्लोज इकोनॉमी बना रखी है, सबसे पहले तो प्राइवेट सेक्टर को आने दो, दूसरा अगर बाहर से कंपनीज को आना है तो उन्हें आने दो, ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर सब कुछ बंद कर कर बैठे हो। तो इसीलिए यहाँ पर फिर हमने ये सारे चेंजेस देखे थे। तो हुआ क्या, उस टाइम पर फिस्कल डेफिसिट जो था वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा था। अब इस डेफिसिट को मीट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा बोरिंग्स करनी पड़ रही थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो लोन और इंटरेस्ट पे हम कर रहे थे वो बढ़ने लग गए, और जितना पैसा आ रहा था वो सब इसी में चला जा रहा था, रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट में। तो यहाँ पर अब कंट्री जो है वो एक डेट ट्रैप में आ गई। डेट ट्रैप क्या है, मैंने एक लोन लिया, उससे दूसरे लोन का इंटरेस्ट दिया, तीसरे लोन फिर यहाँ पर इसका इंटरेस्ट आ गया, फिर एक और लोन ले लिया, तो ये एक डेट ट्रैप बन गया। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि यहाँ पर हम जनरली मेंटेन करते हैं ताकि पेट्रोलियम को इंपोर्ट कर सके और अदर इंपॉर्टेंट आइटम्स को, ये भी यहाँ पर बहुत ही खराब लेवल्स पर आ गए थे कि हमारे पास इवन एक रात तक का पैसा नहीं बचा था कि हम अगले दिन यहाँ पर 14 डेज के अंदर अंदर यहाँ पर हम अपने लिए कुछ भी पेट्रोल ऑर्डर कर पाएंगे। तो परसिस्टेंस राइज हमें प्राइसेस में देखने के लिए मिले, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो था वो ऑल टाइम लेवल पर पहुंच गया। इसके बाद में जो मैनी एसेंशियल गुड्स थे वो भी हमारे शार्पली बढ़े, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी हमारा धीरे धीरे बढ़ने लग गया था। तो ये सब की वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक नया सेट ऑफ पॉलिसी मेजर्स लेकर आए
जिसमें कि जो डायरेक्शन थी हमारी डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज की वो चेंज हो गई। अब इंडिया जो है इसने IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसको अप्रोच किया, जिसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, और IMF को अप्रोच किया। दोनों से यहाँ पर मिलाकर $7 बिलियन का हमने लोन लिया, उस टाइम का $7 बिलियन। फॉर अवेलिंग द लोन इंटरनेशनल एजेंसीज ने एक्सपेक्ट किया इंडिया से कि भाई लिबरलाइज करो अपनी पॉलिसीज को, ओपन अप करो इकोनॉमी को, और रिस्ट्रिक्शंस हटाओ प्राइवेट सेक्टर पर। जो गवर्नमेंट यहाँ पर हर एक एरिया में अपने कुछ ना कुछ टांग अड़ाकर बैठी है, इसको भी यहाँ से हटाओ। तो गवर्नमेंट को मैनी एरियाज में बोला गया कि अपने रोल को रिड्यूस करो, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो तुमने लगा रखे हैं इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में, इसे भी कम करो। तो इंडिया यहाँ पर मान गया। अब क्या मरता है क्या ना करता वाला सीन था। तो यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस की गई, जिसमें कि अब काफी मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए एंड ट्रांजिशन हमने यहाँ पर अच्छे से कर लिया, इस बात का एप्रिसिएशन किया जाना चाहिए। तो थर्स्ट ऑफ पॉलिसीज यहाँ पर आई, जिसमें कि हमने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाया इकोनॉमी में, और जो बैरियर्स थे कि भाई फर्म्स यहाँ पर ग्रो नहीं कर सकती हैं, एंट्री नहीं ले सकती हैं, वो धीरे धीरे हट गए। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं उनको हमने दो ग्रुप्स में यहाँ डिवाइड किया, एक था स्टेबलाइजेशन मेजर्स और एक थे स्ट्रक्चरल। तो ये हमारे शॉर्ट टर्म मेजर्स थे, जिसमें कि हमें जो भी हमारी कुछ वीकनेसेस वगैरह थी बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उनको यहाँ पर खत्म करना था और इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल लेकर आना था, ताकि हमारे पास सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहे और हम अपने जो प्राइसेस हैं उनको अंडर कंट्रोल रखें। स्ट्रक्चरल मेजर्स ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जहां पर हमने अपनी एफिशिएंसी इकोनॉमी की बढ़ानी थी, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी थी, जो रिजिडिटीज थी अलग अलग सेगमेंट्स में उन्हें खत्म करना था। तो इसको हमने 3 हेड्स में रखा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले लिबरलाइजेशन। अब इंडिया में ना बड़ा दिक्कत क्या चीज का था, लाइसेंस पॉलिसीज का। हर चीज में लाइसेंस लगता था और लाइसेंस लेने में ही इंसान के पसीने छूट जाए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ग्रेटर फ्रीडम देने की बात की टू इकोनॉमिक एजेंट्स टू टेक देयर ओन डिसीजंस। तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो थी, अब उनको बोला गया कि भाई आप अपने डिसीजंस जो हैं खुद लो, रिगार्डिंग कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में अब सिंपल से क्या था कि आपको जो करना है करो, हम आपको नहीं परेशान करेंगे। समझ में आ गया। तो इसके बाद में हमारे पास में अब क्या बोला गया, हमें बोला गया कि जो मार्केट की फोर्सेस हैं, ठीक है, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी कि सप्लाई कैसे जानी चाहिए, डिमांड्स कैसी जानी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने गाइडलाइंस जो है प्रोड्यूसर्स के लिए वो हमारी मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रही थी। अकॉर्डिंगली जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे अब वो डिसीजंस लेने लग गए। नेक्स्ट यहाँ पर लिबरलाइजेशन मेजर्स जो थे 1991 ये अंडरटेक किए गए टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। इंक्रीज किया हमने इंटरनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट किया, डेट बर्डन जो था कंट्री का उसको रिड्यूस करने की बात की गई, एक अपॉर्चुनिटी लेकर आए जिसमें कि हम यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, ठीक है, इनके पास में जो हमारे एक्सपोर्ट्स हो रहे थे एंड जो इंपोर्ट हो रहा था कैपिटल गुड मशीनरी का फ्रॉम देम, आया समझ में। तो हम क्या क्या कर रहे हैं, इंटरनल कॉम्पिटिटिवनेस जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की उसको बढ़ा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, डेट बर्डन को कंट्री के कम कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं ताकि हम एक्सपोर्ट करें टू डेवलप्ड कंट्रीज और इंपोर्ट करें कैपिटल गुड्स मशीनरी फ्रॉम देम। फिर आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने बोला कि अब प्राइवेट सेक्टर जो है उसको ग्रो करने दिया जाएगा, प्राइवेट कंपनीज अपनी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ओपन कर सकती हैं। तो यहाँ पर रिड्यूस किया गया पार्टिसिपेशन स्टेट का या पब्लिक सेक्टर का इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, ग्रेटर रोल हमें प्राइवेट कैपिटल और एंटरप्राइजेस का दिया गया। तो अब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला ट्रांसफर ऑफ 100% ओनरशिप ऑफ अ पब्लिक अंडरटेकिंग टू अ प्राइवेट सेक्टर कॉल्ड डीनेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन जैसे हमने बैंक्स को नेशनलाइज किया, अब हम पब्लिक सेक्टर से जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उन्हें कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर में ला सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट जहां पर गवर्नमेंट अपना जो स्टेक है वो बेचती जा रही थी, अपनी इक्विटीज अपने शेयर्स जो थे, ठीक है, टू प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। एंट्री हुई प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज की इनटू एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज
फॉर पब्लिक सेक्टर। कुछ इंडस्ट्रीज को हमने रिजर्व किया हुआ था, वहां भी इनकी एंट्री करवाई गई। अब 1991 से गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स यहाँ पर लिए। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हुआ है पब्लिक सेक्टर का, जैसा कि आप अभी भी देख रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व की गई थी पब्लिक सेक्टर में, वो 17 से 8 हो गई, और अभी केवल 3 इंडस्ट्रीज हैं, एटॉमिक, रेलवे और डिफेंस। डिफेंस भी अब हमने यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया है, तो 2 ही बची हैं, एटॉमिक और आपका डिफेंस रेलवे। फिर यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, तो जो सेल था पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, वो भी हमने प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के पास किया। तो पर्पस क्या था कि फंड्स मिले ताकि जो फिस्कल डेफिसिट है वो उसे कम कर सके। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन में हमने बोला कि भाई अब यहाँ पर फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में अपना बिजनेस कर सकती हैं और इंडियन कंपनीज फॉरेन में। तो इंटीग्रेशन किया इकोनॉमी का हमारी कंट्री की ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में। तो यहाँ पर इंटरेक्शन हुआ इकोनॉमी का रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, ट्रेडिंग, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस विद अदर कंट्रीज। तो एक आउटकम यहाँ पर आया ऑफ द सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज जिसको एम किया गया है ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड टवर्ड्स ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन। क्रिएशन किया गया नेटवर्क्स का और एक्टिविटीज का, ट्रांसेंड किया गया इकोनॉमिक, सोशल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को। नेक्स्ट आते हैं नीति आयोग। यहाँ पर हमारे पास में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया और नीति आयोग को लाया गया। तो प्लानिंग जो थी इंडिया में, इन इंडियन साइड के हमारे पास में अवर लीडर्स जो थे वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो रहे थे सोशलिस्ट क्लाइम से, जो यूएसएसआर का था। प्लानिंग कमीशन ने यहाँ पर प्लानिंग व्हीकल की तरह काम किया फॉर 60 इयर्स, जहां पर फोकस किया गया कंट्रोल और कमांड अप्रोच के साथ में कि हम यहाँ पर कैपिटलिस्ट एकदम नहीं बन जाएंगे। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया नए इंस्टीट्यूशन के थ्रू, दैट इज नीति आयोग, जिसने एम्फेसाइज किया ऑन बॉटम अप अप्रोच। अभी हम अप टू बॉटम जा रहे थे, अब हम बॉटम अप अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कि मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। देखो अभी ये सुनने के लिए नहीं मिलता है। जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट आया था 2014 में इलेक्शंस वगैरह जीतकर, तो ये ना एक ऐसा टैगलाइन जैसा बन गया था, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। अब नहीं मिलता है सुनने के लिए। इकोइंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेटल की बात करें तो चेयरपर्सन इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस चेयरपर्सन यहाँ पर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। गवर्निंग काउंसिल में हमारे सीएम आते हैं सभी स्टेट्स के, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आते हैं यूटीज के। रीजनल काउंसिल में यहाँ पर स्पेसिफिक रीजनल इश्यूज जो हैं उन्हें एड्रेस किया जाता है, जिसमें हमारे सीएम, लेफ्टिनेंट गवर्नर चेयर्ड बाय पीएम और हिज नॉमिनी। एडहॉक मेंबरशिप 2 मेंबर्स एक्स ऑफिसो कैपेसिटी में आते हैं लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन से ऑन अ रोटेशनल बेसिस। एक्स ऑफिसो मेंबरशिप की बात करें तो मैक्सिमम 4 आते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, जिनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। सीईओ की बात करें तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्पेशल इन्वाइटीज में एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट विद डोमेन नॉलेज, जिनको अगेन हमारे प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर रहे हैं। नीति आयोग हब, टीम इंडिया हब यहाँ पर एक एक्ट करता है इंटरफेस की तरह बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। नॉलेज और इनोवेशन हब्स जो हैं वो थिंक टैंक बनाते हैं नीति आयोग का। फीचर्स की बात करते हैं, ये एक डेवलपिंग सेल्फ एज अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर है, जिसमें नेसेसरी रिसोर्सेज है, नॉलेज है, स्किल है, और ये यहाँ पर एक्ट करती है स्पीड में, रिसर्च प्रमोट करती है, इनोवेशन प्रमोट करती है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिसीजन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को, और कंटिजेंट इश्यूज के साथ में डील करती है। तो इसका जो एंटायर गैम्यूट ऑफ एक्टिविटीज है उसको 4 मेन हेड्स में हमने डिजाइन किया, डिवाइड, डिजाइन, पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, जहां पर ये सारी पॉलिसीज को डिजाइन करेगी कि किस तरह से प्रोग्राम्स और यहाँ पर पॉलिसीज का फ्रेमवर्क रहेगा। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉस्टर करेगी, मॉनिटर करेगी और इवैल्यूएशन करेगी। फिर थिंक टैंक और नॉलेज एंड इनोवेशन हब की तरह काम करेगी। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है इसको फॉस्टर करना था थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव्स और मैकेनिज्म। तो यहाँ पर स्टेट्स के थ्रू यहाँ पर ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस हम क्या कर रहे थे? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉस्टर कर रहे थे। फिर डेवलप करेंगे मैकेनिज्म्स ताकि फॉर्मुलेट करे क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल, और एग्रीगेट कर रहे थे इनको प्रोग्रेसिवली हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट पर। फिर इंश्योर कर रहे थे कि जो एरियाज हैं वो स्पेसिफिकली रेफर किए जा रहे हैं
और जो इंटरेस्ट है नेशनल सिक्योरिटी का उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी में। स्पेशल अटेंशन दी हमने टू द सेक्शंस ऑफ अवर सोसाइटी जो कि यहाँ पर एट द रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग एडिक्वेटली फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस थे। एडवाइज और एनकरेज की पार्टनरशिप्स बिटवीन की स्टेक होल्डर्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स। एक नॉलेज इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम जो है वो हमने कोलैबोरेटिव कम्युनिटी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के थ्रू यहाँ पर क्रिएट किया। और इसके अलावा यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया गया फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरसेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज। क्या क्या करा है समझ में आया? देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या आता है आपका कि स्टेट्स जो है ठीक है ये कोऑपरेट करेंगे यहाँ पर आपस में भी और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी। जो भी हमने प्लान्स पॉलिसीज बनाई है उन्हें टाइम टू टाइम मॉनिटर करने का एवेलुएट करने का काम है। थिंक टैंक की तरह काम करेगा ये, जो भी नई पॉलिसीज रिसर्च इनोवेशन करनी है और नॉलेज एंड इनोवेशन हब। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे स्टेट्स को, फिर ऐसी मैकेनिज्म्स लेकर आएंगे जहां पर हमारे विलेज लेवल से ही क्रेडिबल प्लान्स रहेंगे कि भाई विलेज लेवल से बॉटम अप अप्रोच थी ना इनकी, तो विलेज लेवल से ही डेवलपमेंट शुरू हो जाए। साथ में यहाँ पर हमने बात किया कि भाई जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें हैं इनको हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी और पॉलिसी में लेकर आएंगे। फिर स्पेशल अटेंशन देंगे हमारे उस सेक्शन को जिसको यहाँ पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस से अभी भी कोई खास फायदा नहीं हुआ है। फिर जो भी पार्टनरशिप्स हो रही है की स्टेक होल्डर्स के बीच में, नेशनल और इंटरनेशनल लाइक माइंडेड पीपल के बीच में, उसको यहाँ पर वहां पर हम एडवाइस वगैरह देंगे। एक नॉलेज इनोवेशन एंटरप्रेन्योर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कोलैबोरेटिव कम्युनिटी के थ्रू। साथ में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहां पर अलग अलग सेक्टर्स के जो लोग हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो इशू हैं उनको हम रिजोल्व कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे? डेवलपमेंट एजेंडा के थ्रू। फिर यहाँ पर स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर इसे मेंटेन करेंगे जो कि यहाँ पर रिसर्च हम अपनी गुड गवर्नेंस बात की थी ना, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमल गवर्नमेंट, तो रिसर्च हो जाएगी गुड गवर्नेंस के ऊपर और बेस्ट प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट में। स्लोली स्लोली गवर्नेंस की इतनी बात नहीं हो रही। इनिशियली जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी ना तो 2-3 साल तो बहुत अच्छे से गवर्नेंस की बात होती थी, एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी विद हिम। अभी थोड़ी ज्यादा वॉइसेस रेस होने लगे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स मल्टीपल इश्यूज देखने के लिए मिल रहे हैं, बट एक टाइम था कि यहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव गवर्नेंस की बात होती थी। चलो, जिसकी वजह से लास्ट गवर्नमेंट जो है वो गई थी, करप्शन और ये बहुत सारे रीजंस थे, तो इसी में ना गवर्नेंस की जब बात होने लग गई तो लोगों का बहुत भरोसा था। प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन फॉर ऑल, इक्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। कंपोजिशन हमने देखी ली है नीति आयोग की क्या रहेगी, इसको आप एक बार देख सकते हैं। डिफरेंस क्या है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच में? तो सबसे पहले तो कंपोजिशन का एक डिफरेंस हो गया। दूसरा, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह काम करी थी, एक एडवाइजरी थिंक टैंक की तरह। ये टॉप डाउन अप्रोच लेकर चल रही थी, ये बॉटम अप अप्रोच लेकर चल रही थी। यहाँ पर इसके पास पावर थी कि भाई फंड्स अलोकेट कर सकती है मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट को। यहाँ पर इसकी जो पावर थी कि फंड्स जो हैं वो आप अलोकेट कर सकते हो, ये हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे दिए। स्टेट का रोल काफी लिमिटेड था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में जहां पर ये रिव्यू कर रहे थे, यहाँ पर ये इसका हिस्सा बन गए हैं, ठीक है, तो ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। सेक्रेटरीज या मेंबर सेक्रेटरीज जो है उनको अपॉइंट कर रहे थे हम यूजुअल प्रोसेस से, यहाँ पर सब कुछ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट करेंगे। नो प्रोविजन फॉर पार्ट टाइम मेंबर्स, यहाँ पर हमने एक्सपर्ट्स वगैरह इन सबको भी रखा था, एक्स ऑफिसो मेंबर्स को भी लेकर आए थे, है ना, अलग अलग सेक्टर से लोगों को लेकर आ रहे थे रोटेशनल बेसिस पर। कमीशन रिपोर्ट कर रहा था एनडीसी को और यहाँ पर स्टेट सीएम्स एंड एलजीस वगैरह थे, तब यहाँ पर रिव्यू होकर फाइनलाइज हो रही थी चीजें। यहाँ पर गवर्निंग काउंसिल जो है उसके पास स्टेट सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑलरेडी होते हैं। यहाँ पर एक डिप्टी चेयरमैन, एक मेंबर, सेक्रेटरी और फुल टाइम मेंबर्स थे। यहाँ पर सीईओ, सेक्रेटरी टैंक के वाइस चेयरपर्सन और साथ में 5 फुल टाइम मेंबर्स, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स, 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि एक्स ऑफिसर्स की तरह मेंबर्स की तरह सर्व करेंगे। पॉलिसी फॉर्म की गई थी बाय द कमीशन एंड स्टेट्स वर देन कंसल्टेड अबाउट अलोकेशन ऑफ फंड्स। पहले यहाँ पर हमने पॉलिसी बना दी, फिर स्टेट से पूछा कि फंड्स हैं तुम्हारे पास या नहीं है। यहाँ पर कंसल्टिंग स्टेट जो है, जो पॉलिसी बन रही है तभी फंड एलोकेशन वगैरह पर डिसीजन ले रहे थे। यहाँ पर पावर है कि भाई डिसाइड करेंगे अलोकेशन कैसे होगी गवर्नमेंट फंड्स की फॉर वेरियस प्रोग्राम्स। यहाँ पर ये सारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास पावर दे दी गई। इम्पोज की पॉलिसीज स्टेट्स के ऊपर, इम्पोज करना मतलब उनके ऊपर थोप दी कि भाई करना है तुमको ये,
ठीक है, और ये फंड्स इतने ही दिए जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। ये एक थिंक टैंक है, तो यहाँ पर ऐसी कोई इम्पोज करने वाली इसके पास पावर्स है ही नहीं। प्लानिंग बाय नीति आयोग। अब आप सोच रहे होंगे इतना सब तो पढ़ लिया, ये लोग प्लानिंग कैसे करते हैं? तो इन्होंने एक 15 साल का विजन प्लान बनाया फॉर गवर्नमेंट एक्शंस, जिसमें कि इन्होंने सोशल गोल्स जैसे कि पॉवर्टी रिडक्शन, इंप्रूविंग हेल्थ एंड सैनिटेशन, इसकी बात की। फिर एक 7 ईयर स्ट्रेटेजी बनाई, डॉक्यूमेंट बनाई 2017 से 24 की, जिसमें इन्होंने बोला कि नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा क्या रहेगा, और एक 3 ईयर एक्शन एजेंडा बनाया 2017-18 से 2019-20, जिसको इन्होंने वर्कआउट किया कि भाई क्या फंडिंग रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में इनके जो प्लान्स थे वो अलग अलग तरह से थे। सबसे पहले विजन था, 15 ईयर लॉन्ग का विजन था, जिसमें कि कंबाइन किया नेशनल सोशल गोल्स, ठीक है, कि भाई हमारे सोशल गोल्स क्या हैं, और इंटरनेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए थे 2015 में, उनको साथ में कंबाइन कर दिया इन्होंने। फिर बात की इन्होंने कि भाई हमें जो ट्रेडिशनल प्लान मैंडेट था उसकी जगह अब यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी डिफेंस, इस पर भी काम करना है, इसको भी इकोनॉमिक पॉलिसी और स्ट्रेटेजी के अंडर लेकर आना है। फिर स्ट्रेटेजी की बात करें तो 2017-18 से 2023-24 के लिए 7 साल का मिड टर्म स्ट्रेटेजी बनाया, जहां पर एक ब्रॉडर विजन लेकर आए कि किस तरह से अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक लेकर आए थे यहाँ पर 15 साल का विजन, है ना, तो ये वाला विजन 15 साल का था। एक्शन प्लान इनका 3 साल का था, जिसमें इन्होंने बोला कि हम जो पॉलिसी है उसको एक्शन में 2019 तक ले आएंगे और प्रेडिक्टेबिलिटी करेंगे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ड्यूरिंग द 14th फाइनेंस कमीशन। अभी अक्टूबर आ गया है, तो यहाँ पर 16th फाइनेंस कमीशन की भी रिपोर्ट आने वाली होगी। हाइलाइट्स ऑफ द विजन, रैपिड ग्रोथ। इंडिया जो है अभी एम कर रहा है कि भाई अपनी जो यहाँ पर इकोनॉमी का साइज है 15 साल में अपने जीडीपी के साथ में, इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 469 लाख करोड़ कर लेगा, फ्रॉम 137 लाख करोड़ 2015-16 में। पर कैपिटल जीडीपी जो है वो 3 टाइम्स हमारी बढ़ जाएगी, तो 3,14,667 बन जाएगी 2032 तक। नीति आयोग यहाँ पर क्लोजली काम कर रहा है स्टेट्स के साथ में, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करे और यहाँ पर सर्विसेज को भी बूस्ट करे, ताकि हमारी जो रीजन्स हैं जहां पर स्पेशल अटेंशन चाहिए उन पर स्पेशल फोकस दिया जाए। डेवलपमेंट किया जा रहा है एनजीओ फोकस पोर्टल का, एनजीओ दर्पण पोर्टल का, जो कि 35 डिपार्टमेंट्स और 27,214 एनजीओ यूज करेंगे। कोई भी ग्रांट एनजीओ को अलाउ नहीं किया गया है बिना किसी यूनिक आईडी के, जो कि पोर्टल से नहीं मिली है अगर इनको, तो ये यहाँ पर कुछ भी पैसा नहीं ले सकते हैं। साथ में पैन कार्ड और आधार नंबर जो है ऑफिस बेयरर्स के, वो भी मैंडेटरी कर दिए गए थे। ये सब क्यों किया था? क्योंकि देखा गया था कि एनजीओ वगैरह के थ्रू यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा जो है मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो रही थी। यहाँ पर एक सेंट्रल बॉडी बनाई गई फॉर ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल गोल्स, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए हमने अलग से एक बॉडी बनाई थी। इस तरीके से यहाँ पर हमने जेंडर इक्वालिटी और आपका इनइक्वालिटी रिड्यूस करना और क्वालिटी एजुकेशन लेकर आना, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, क्लाइमेट एफर्ट्स, रिमूविंग हंगर, क्लीन वाटर, ये सारी चीजों को कवर किया, ठीक है। इसी के साथ में इकोनॉमिक प्लानिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। रोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग अभी नहीं पढ़ाया है, ठीक है। इकोनॉमिक प्लान्स जो है 5 ईयर प्लान्स यहाँ पर एक स्टूडेंट ने स्पेशली डिमांड किए थे, तो ये हमने अभी कवर कर लिया है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, जिनको चीजें नहीं समझ आती हैं, थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझना होता है उनको, जिनका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, उनके साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं। ग्रुप्स में आप जहां पर लिंक शेयर नहीं कर सकते वहां लोगों को बता सकते हैं कि आरपी एकेडमी कर एक ऐसा चैनल है जो आप लोगों को फ्री में भी प्रिपरेशन करा रहा है। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।